चलिए देखिए प्रोनाउन आप लोग पढ़ रहे थे। प्रोनाउन के प्रकार अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता लोगे ना कि प्रोनाउन कितने प्रकार का? 11 प्रकार का। कितने प्रकार का? 11 के नाम बता सकते हो? कैसे? प्राइड, PRIDE। आपकी किताब में हो सकता है 10 में 10 ही मिले ना, 9 ही मिले। ये घबराना मत, ये प्राइड से हम बता भी दे रहे हैं, पूरा नाम भी बोल दे रहे हैं। P का मतलब पर्सनल प्रोनाउन और पोसेसिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन आई ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पोसेसिव प्रोनाउन जो अधिकार दिखाने का कार्य करे और क्रिया के बाद लगे। आर का मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल। आई का मतलब इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। डी का मतलब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ई का मतलब एम्फैटिक प्रोनाउन और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ठीक, कोई दिक्कत हो तो बोलो। इतने प्रोनाउन आपने देख लिया था, जिसमें से केवल 9 या 10 प्रोनाउन को आपने पढ़ लिया है। 9 पढ़ लिया है क्या? 2 प्रोनाउन और बच गए हैं। ये 2 प्रोनाउन में सबसे महत्वपूर्ण अगर पूछे तो भैया याद करके रखना, 3 प्रोनाउन है जो इंटरोगेटिव है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, एक पर्सनल प्रोनाउन और भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा पर्सनल प्रोनाउन का आप यूज करेंगे। देखो कहाँ, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जब पढ़ोगे तो पर्सनल प्रोनाउन लगेगा ना, तो पर्सनल प्रोनाउन का यूज सबसे ज़्यादा करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु हो गया, हुम हो गया, विच हो गया, हुज हो गया, दैट हो गया, ये रिलेट करने का काम करेंगे। किसका काम? रिलेट करने का। उसके बाद ईच अदर था, वन अनदर था, ये पढ़ा दिए थे। ठीक, तो ये सब जो प्रोनाउन थे आप दिस, दैट, दीज, दो, डेमोस्ट्रेटिव था, डिस्ट्रीब्यूटिव जो था ईच था, आइदर था, नाइदर था ना, तो ये याद है? हाँ, पूरा अच्छे से अगर हम पूछे तो आप बता सकते हो बढ़िया से। जैसे हम पूछें कि पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन आएगा? हाँ, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई, वी, आई और वी, आई, वी, और थर्ड पर्सन के अंतर्गत सेकेंड पर्सन के यू और यू, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे, ही, सी, इट और दे। अगर हम पोसेसिव प्रोनाउन की है, देखो एक पोसेसिव एडजेक्टिव होता है और एक पोसेसिव प्रोनाउन होता है। अगर पोसेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो दिस इज माई पेन, पेन के पहले लगा है माई, ये माई जो है पोसेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन अगर कहें दिस पेन इज माइन, तो माइन जो है ये पोसेसिव प्रोनाउन। तो पोसेसिव प्रोनाउन जब भी लगता है क्रिया के बाद लगता है, वर्ब के बाद। क्लियर? ये पी के बाद, पी का दोनों आपने देख लिया था। उसके बाद आर देखा था आपने। पहले सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन देखा था। रिलेटिव प्रोनाउन जो 2 सेंटेंस को जोड़ते हैं और एंटीसीडेंट का कार्य करते हैं। जैसे द बॉय हु वॉक इज ब्लाइंड, जो लड़का टहल रहा है वो कैसा है? अंधा। तो हु किसके विषय में बता रहा है? द बॉय, वही लड़का ना, तो उस लड़के के विषय में बताने का काम कर रहा है हु था, विच था, हुज था, दैट था और हुम था। ये ऐसे प्रोनाउन थे जो क्या करते थे? जोड़ने का कार्य करते थे। हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता था, हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम। तो 2 प्रोनाउन आपने पहला देखा रिलेटिव। उसके बाद रिफ्लेक्सिव अभी पढ़े हो कि नहीं? अभी अच्छा पढ़ोगे रिफ्लेक्स। उसके बाद रिफ्लेक्सिव के बाद आप क्या था? अरे उसी में आर से 3 है ना, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल को आप देख लिए हो कि नहीं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंतर्गत क्या आता है? हाँ हाँ, 2 है, और ईच अदर और वन अनदर। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ध्यान से सुनना, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन इसे कहते क्यों हैं? यह रेसिप्रोकल जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन किसका काम करता है? या तो सब्जेक्ट बनने का या तो ऑब्जेक्ट। अब ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन कभी सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि ये या तो किसके विषय में आएगा? या तो 2 के लिए या तो 2 से। ध्यान से सुनो, क्या है? ईच अदर है, ईच अदर और वन अनदर। अब बताओ, ये 2 के लिए है और ये 2 से। अच्छा, जो 2 के लिए बात कर रहा होगा वो 2 आगे आए होंगे क्या? ये जो 2 की बात कर रहा है, ये 2 लोग पहले आ गए होंगे क्या? ये कब आएगा? जब 2 लोग पहले आ जाएंगे। जैसे मोहन एंड सोहन,
लव्स ईच अदर। तो मोहन एंड सोहन पहले आ गया होगा क्या? जब ये आएगा कब? जब कोई दो लोग पहले, अब अगर दो लोग पहले आ गए हैं तो दो पहले आए होंगे वो किसका काम करेंगे? सब्जेक्ट का। तो यानी ये कभी सब्जेक्ट बनता ही नहीं। क्या नहीं बनता? ईच अदर ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा। जैसे वन अनदर, और वन अनदर भी सब्जेक्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये किसके लिए आता है? दो से अधिक के लिए। तो दो से अधिक जिनके लिए आया होगा वो पहले आ गए होंगे क्या सेंटेंस में? तो पहले आ गए होंगे, इसीलिए अरे गधा, जैसे हम कहें राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, श्याम लव ईच अदर, ईच अदर। लव्स मत करना, नहीं तो एक वचन हो जाएगा। वर्ब में एस लगने पर एक वचन हो जाता है। तो यहाँ राम एंड श्याम लव ईच अदर। तो अब बताओ ईच अदर आया किसके लिए है? राम और श्याम। अब यानी जब भी ईच अदर आएगा तो दो लोग आए होंगे तभी आएगा। यानी जो दो लोग होंगे किसका काम करेंगे? सब्जेक्ट का। तो यानी ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनता, यानी ये सब्जेक्ट बनता ही नहीं। ये क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। या ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट बनेगा। ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, आगे हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। तो आप समझ गए? यानी ये कब आए, कहाँ आता है? ईच अदर। यानी हमेशा सेंटेंस के अंत में, यानी सेंटेंस के अंत में, यानी ये काम सब्जेक्ट के स्थान पे तो आ ही नहीं सकता। और एक बार यही प्रश्न पूछा, सब्जेक्ट के स्थान पे क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जो बात ईच अदर बात कितने लोगों को करता है, और जिन दो लोगों की बात करेगा वो सेंटेंस में आ गए होंगे क्या? ये लगाओगे कब? जब दो लोग आ चुके होंगे तभी। तो इसका मतलब इसके साथ ये जब भी आएगा ये हमेशा ऑब्जेक्ट के स्थान पे ही आएगा। ठीक। और वन अनदर दो से अधिक, और ये दो से जो अधिक होंगे वो पहले ही सेंटेंस में आ गए होंगे क्या? अब अगर हम कहें दो से अधिक लोगों ने उसको क्या कर दिया, मारा या पीटा, जो भी किया होगा, तो ये वन अनदर कब आएगा? जब दो से अधिक लोगों ने काम किया होगा तब ये आएगा। यानी ये हमेशा कहाँ आएगा? ऑब्जेक्ट के, यानी दो से अधिक के लिए, और सब्जेक्ट के स्थान पे नहीं आएगा बल्कि ऑब्जेक्ट। अब अगर इसको आप सब्जेक्ट के स्थान पे दिखाओगे तो ये प्रोनाउन नहीं रहेगा। यानी जब भी ईच अदर प्रोनाउन के रूप में आएगा तो ये हमेशा कहाँ आएगा? ऑब्जेक्ट की जगह। सब्जेक्ट की जगह आएगा तो ये प्रोनाउन नहीं रहेगा, दूसरा कुछ हो सकता है, नाउन हो जाएगा। ईच अदर इज अ प्रोनाउन। अगर हमको ये कहना होगा ईच अदर इज अ प्रोनाउन। ईच अदर एक क्या है? सर्वनाम है। यहाँ ईच अदर किसका काम कर रहा है? नाउन का। ईच अदर इज अ प्रोनाउन। ईच अदर एक प्रकार का क्या है? प्रोनाउन है, यानी सर्वनाम है। तो यहाँ ईच अदर कौन? जैसे हम कहें गो इज अ वर्ड, गो इज अ वर्ड। गो एक क्या है? शब्द है। यहाँ गो जाना नहीं है, यहाँ गो एक शब्द है। और गो शब्द क्या है? यहाँ नाउन का काम कर रहा है। तो आपको बताए थे कोई भी शब्द आप देखकर कभी ये मत बता देना कि ये क्रिया है क्या है। जब यूज होता है सेंटेंस में तब। यहाँ देखो गो क्या है? नाउन है। लेकिन अगर हम यहाँ लिखें राम गो टू होम या दे गो टू होम, राम गोज लगेगा और दे के साथ गो लगेगा। तो अब यहाँ गो किसका काम कर गया? वर्ब का। लेकिन यहाँ किसका कर रहा है? नाउन का। समझ गए? यानी सब्जेक्ट का काम कर दिया। तो किसी भी चीज़ को आप देखकर डायरेक्ट कभी मत बताना है कि ये नाउन है कि प्रोनाउन है, क्या है। जैसे यहाँ ईच अदर किसका काम कर रहा है? नाउन का। जबकि यहाँ ईच अदर, तो राम एंड श्याम लव्स ईच अदर। कौन एक दूसरे से प्यार करते हैं? राम और श्याम हैं क्या? नाउन। और जो नाउन के स्थान के लिए आता है वही क्या कहलाता है? प्रोनेमेन। प्रो प्लस नेमेन। प्रो माने इन प्लेस ऑफ, नेमेन माने नाम, जो नाम के स्थान के लिए आता है प्रोनाउन। ठीक। तो यानी यहाँ ईच अदर तो प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ ईच अदर प्रोनाउन नहीं बल्कि नाउन। और जब भी ईच अदर ऑब्जेक्ट के अलावा कहीं दूसरी जगह आएगा तो समझ जाना कि वो ईच अदर प्रोनाउन नहीं बल्कि क्या है? नाउन है या कुछ और है। ठीक। तो अगर ये प्रोनाउन के रूप में आएगा तो हमेशा ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा। क्लियर? इसके बाद और क्या पढ़ाए थे? ये रेसिप्रोकल था ना, ये दो। और रेसिप्रोकल प्रोनाउनों की संख्या कितनी है? दो। ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर और वन अनदर। इसके बाद रेसिप्रोकल के बाद अगला था, देखो पी आर, यही तो लिखा है पी आर। पी को बता दिए हैं, आर को भी बता दिए। आर को दो बताएं, एक बचा है आर आई डी ई, डी ई, डी को भी बता दिए हैं, ई, आई को भी बताए हैं। एक इंट्रोगेटिव और एक इंडिफिनिट। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जैसे हु था, वाट था,
ना, तो जो प्रश्न पूछने का कार्य करे और उसका उत्तर जो मिले वो कोई नाउन मिले, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? माई नेम इज राहुल, तो मेरा नाम राहुल है। तो राहुल शब्द किसके लिए आया? व्हाट के लिए। तो व्हाट शब्द क्या करता है? प्रोनाउन है। ठीक, यहाँ प्रोनाउन। व्हाट इज योर फेवरेट कलर, माई फेवरेट कलर इज रेड। तो यहाँ जो भी आएगा, जैसे भी आएगा, तो रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, वाइट है, ये एडजेक्टिव है। तो यहाँ ये प्रोनाउन नहीं, बल्कि ये किसका काम करेगा? अब एडजेक्टिव का। तो ये मत देखना कि WH वर्ड देखा आपने और प्रश्न पूछा तो डायरेक्ट कह दिए कौन सा, ये एडजेक्टिव। तो ये पता चलेगा किससे? सेंटेंस के पूछने से। अगर नाउन उत्तर आ रहा है तो हो जाएगा क्या? प्रोनाउन। अगर नाउन नहीं बल्कि दूसरा कुछ उत्तर आ रहा है तो हो जाएगा दूसरा जो भी आएगा उत्तर ना। जो कलर होता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। माई काउ इज ब्लैक, मेरी गाय कैसी है? काली है। तो गाय है तो कैसी है? काली। तो गाय शब्द है नाउन, और जो नाउन के कलर को बताता है वो क्या कहला? एडजेक्टिव। तो यहाँ एडजेक्टिव किया। तो ऐसे ही समझ लेना। इंटरोगेटिव का मतलब समझ में आया? इंटरोगेटिव में कई था, विच था, व्हाट था, हाउ था, वेन था, ये। इसके बाद इनडिफिनिट प्रोनाउन। इंटरोगेटिव के बाद इनडिफिनिट, अनिश्चित, माने जिसका कोई निश्चय न हो। सम था, ईच था, एवरी था, न एवरीवन था। ये सब कौन से प्रोनाउन थे? इनडिफिनिट, यानी इसमें कोई निश्चित नहीं था। समवन कॉल मी, किसी ने मुझे फ़ोन किया, पता नहीं किसने किया, लेकिन पता चलेगा, बोला नहीं। बोला होता तो पता चल जाता। समवन कॉल मी किसी ने मुझे क्या किया? फ़ोन किया। तो समवन जो है पता है किसी का? नहीं, तो ये इनडिफिनिट है, अनिश्चित है, कुछ पता नहीं। समवन कॉल मी, किसी ने मुझे फ़ोन किया ना। समवन चीट मी, कोई मुझे क्या कर रहा है? चीट यानी धोखा दे रहा है। तो ये सब है। समवन हो गया, एनीवन हो गया, ये सब क्या हैं? इनडिफिनिट। इसके बाद डेमोस्ट्रेटिव, आज हम रिपीट कर दे रहे हैं। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेट माने किसी चीज़ को दिखाना, प्रदर्शित करना, संकेत करना। दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट, दीज, दोज, सम और सच। ये जैसे दिस यह के लिए, नज़दीक के लिए, और दैट दूर के लिए, और दीज बहुवचन में नज़दीक के लिए, और दोज बहुवचन में दूर के लिए। क्लियर? अब उसके बाद आपने देखा था डेमोस्ट्रेटिव के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच अदर, न ईच अदर, दो से अधिक के लिए ईच अदर। आइदर, दो में से कोई एक। नाइदर, दो में से कोई भी नहीं, न। और क्या था? एवरी, न। ये इतने थे। हाँ, ये डेमोस्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। ई के बाद, ई से इंटरोगेटिव, एम्फैटिक, कौन था? एम्फैटिक। और एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी वाले में वाट था, वाट ना, जिसमें आश्चर्य प्रकट हो। वाट, हाँ, वाट एक्सक्लामेशन मार्क। डू यू नो महात्मा गांधी, क्या तुम महात्मा गांधी को नहीं जानते? तो ये सब क्या है? आश्चर्यजनक बात है। ठीक, तो एक्सक्लामेशन। उसके बाद एक और बच गया है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। उसके बाद एम्फैटिक, एम्फैटिक बच गया है, और एक और आर से एक बचा है, एक और। ये दोनों आज लिख लो, तो आपका ये कंप्लीट प्रोनाउन के जो टाइप थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, अगर आप कहोगे तो प्रोनाउन में और भी कहानी बहुत है, लेकिन टाइम नहीं है कितना कहानी बताएं आपको। देखो, बोलो कौन कौन बच गया है? रिफ्लेक्सिव देख लो पहले। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना, वे प्रोनाउन, ध्यान से सुनो, वे प्रोनाउन जो पर्सनल प्रोनाउन से बनते हैं। किससे? अगर आपने प्रोनाउन का पहला देखा होगा जो हमने यहाँ लिखा था अंत में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। माई सेल्फ, क्या था? माई सेल्फ। उसके बाद आवर सेल्फ, आवर सेल्फ। फर्स्ट पर्सन में दो थे, सेकेंड पर्सन में योर सेल्फ और योर सेल्फ, योर सेल्फ। हिम सेल्फ, हर सेल्फ ना, और क्या था? इट्स सेल्फ और देम सेल्फ्स। याद है? ये सब के सब, यानी किसमें? पर्सनल प्रोनाउन में, पर्सनल प्रोनाउन में, प्रोनाउन में क्या जोड़ने पर? में। पर्सनल प्रोनाउन में यस ई
एफ, सेल्फ, एस ई एल एफ, सेल्फ, और या एस ई एल वी ई, यस, सेल्फ ना, सेल्फ और सेल्फ्स, यानी ये सिंगुलर में, ये किस में, सिंगुलर में, और ये प्लूरल में, ये किस में, प्लूरल में, ये सिंगुलर में और ये प्लूरल में, सेल्फ। जैसे देखो आई था, आई मी माई, तो यहाँ आई के बाद मी और मी के बाद माई, इसी माई में लगा था माई सेल्फ, देखो यस ई एल एफ, यही जोड़ दिए सेल्फ। ऐसे ही वी अस आवर, और यहाँ आवर सेल्फ्स, यहाँ गलती किए थे तो बता भी दिए थे कि वी ई एस लगेगा, हाँ, आवर सेल्फ्स, ये फर्स्ट पर्सन था, याद है, ये फर्स्ट पर्सन। ये देखो इसको केस कहते थे, ये सब्जेक्टिव केस था, ये सब्जेक्टिव केस था, इसे क्या कहते थे, पोसेसिव एडजेक्टिव, ये क्या कहलाता था, पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव, याद तो है ना। जैसे दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, पेन शब्द क्या है, नाउन, और जो नाउन के विषय में बताता है वही कहलाता है एडजेक्टिव, यानी पेन है नाउन, और नाउन की विशेषता बताता है किसकी पेन, तो मेरी पेन, तो यही इसीलिए कहलाता है पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव, ठीक। यहाँ अब आगे दूसरा, ये तो फर्स्ट पर्सन की बात हो गई, किसकी, फर्स्ट। सेकेंड पर्सन में क्या था, यू, योर सेल्फ, आगे अगर यू किस में आ गया, बहुवचन में, तो यू योर, और यहाँ सेल्फ्स हो जाएगा, योर सेल्फ्स, यस ई एल वी ई एस, देखो यहाँ बहुवचन में सेल्फ जोड़ते हैं। अब तीसरा, थर्ड पर्सन, ये तो हो गया कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन, और थर्ड पर्सन, हाँ देखो ये भी बता रहे हैं क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, क्यों लिख रहे हैं बार बार, ही सी इट, और क्या, ही हिम हिज, और यहाँ क्या, हिम सेल्फ। अभी हम बताएंगे तो आपको आश्चर्य होगा, घबराओ मत। हिम सेल्फ, सी हर सेल्फ, इट ना, इट सेल्फ, ठीक। और यहाँ दे देम, देयर, लड़के देयर, और क्या, देम सेल्फ। अब यहाँ देखो हम अनुमान लगाओ, इसको लिखे क्यों हैं, ध्यान से सुनना, अब गधा बात मत करो। इसमें देखो ये जो यहाँ फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन है, इसका जब आपने पोसेसिव केस बनाया, इसका जब आपने रिफ्लेक्सिव केस बनाया, सेकेंड फर्स्ट पर्सन और किसका, जब आपने रिफ्लेक्सिव केस बनाया, तो देखिए किस में एस ई वी ई एल एस जोड़ा है, पोसेसिव एडजेक्टिव में। जबकि थर्ड पर्सन का जब आपने बनाया है क्या, पोसेसिव के रिफ्लेक्सिव केस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो देखो किस में जोड़ा है आपने, ऑब्जेक्टिव केस में। किस केस में, ये देखो इसमें जोड़ा है, ऑब्जेक्टिव केस में, यही है इम्पोर्टेंट। किस केस में, यहाँ देखो ऑब्जेक्टिव केस में जोड़े हो, और इन दोनों जगहों पे पोसेसिव में, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव में दो था, एक एडजेक्टिव। तो ये नोट करके लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं देख लो, यहीं दिख रहा है कि फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन में, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन में पोसेसिव एडजेक्टिव में यस ई एल एफ और यस ई एल वी ई एस जोड़ करके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाया जाता है। जबकि थर्ड पर्सन में ऑब्जेक्टिव केस में, किस केस में, ऑब्जेक्टिव केस में यस ई एल एफ
और यस ई एल वी ई एस जोड़ करके रिफ्लेक्सिव केस बनाया जाता है। लिख देंगे क्या यहाँ, फर्स्ट पर्सन और किसमें, फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट और सेकंड में, किस केस में, एडजेक्टिव में, पोसेसिव एडजेक्टिव में, पोसेसिव एडजेक्टिव में जोड़ते हो क्या, हाँ ये दोनों चीज़ें यस ई एल एफ और ये, जबकि थर्ड पर्सन में कहाँ, ऑब्जेक्टिव केस में जोड़ते हो, ऑब्जेक्टिव केस में ये दोनों जोड़ करके हम क्या बनाते हैं, रिफ्लेक्सिव केस बनाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बोलो अब कहीं दिक्कत हो तो बोलो। अब ये है, अब इसका उदाहरण हम दे रहे हैं, इसको उतारो तब पूरा कहानी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ठीक, उतार लो। चलो उदाहरण देख लो, एक दो। अब तो क्लियर हो गया ना ये, हाँ देखो अब इसका उदाहरण एक दो देख लो। पहला, ही डिड हिज वर्क, ही डिड हिज वर्क, ही डिड हिज वर्क, वर्क हिमसेल्फ, हिमसेल्फ ना, तो ही डिड हिज वर्क हिमसेल्फ, उसने अपना काम स्वयं किया। तो देखो ये खुद किसके विषय में बता रहा है, उसी हिमसेल्फ, यानी उसने ही अपना काम स्वयं से ही किया है। तो ही के यानी सब्जेक्ट को ही इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। रिफ्लेक्टिव मतलब होता ही क्या है, रिफ्लेक्ट करना। रिफ्लेक्ट मतलब आप लोग परावर्तन पढ़े होंगे, रिफ्लेक्शन यानी रिफ्लेक्ट करना, रिफ्लेक्सिव लेक्सिव प्रोनाउन। तो इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों कहते हैं, क्योंकि यह उसी को रिफ्लेक्ट करके कर्ता के प्रभाव पर ही यह अपना प्रभाव दिखा देता है। यानी यह किस पर जोर डालता है, कर्ता के ऊपर ही जोर डालता है, यानी कर्ता पर ही जोर डालता है, कर्ता पर ही जोर डालता है, ही जोर डालता है या प्रभाव डालता है, जोर डालता है ना। आई माई सेल्फ ना, तो ये हो जाएगा क्या, एम्फैटिक, वो दूसरा हो जाएगा। यहाँ देखो ये कर्ता के ही ऊपर जोर डाल रहा है, तो हिम से, हाँ पीछे है ऑब्जेक्ट की जगह। ठीक, तो यहाँ गया है, तो ही डिड हिज वर्क, हिज वर्क हिमसेल्फ। ये हिमसेल्फ जब भी ये रिफ्लेक्सिव केस में आएगा, याद रखना कि कर्ता पे जो डालता है उसे तो प्रोनाउन कहते हैं ना। हाँ, तो ये तो है ना, ये किसके ऊपर प्रभाव डाल रहा है, ये खुद रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी अंत में लगता है, जो भी ऐसा आएगा रिफ्लेक्टिव अंत में ही लगेगा और किसके ऊपर प्रभाव डालेगा, कर्ता के ऊपर। अब देखो अगला एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक भी जोर डालता है, लेकिन एम्फैटिक प्रोनाउन जो होगा ये यहीं यूज होगा, कहाँ, सब्जेक्ट के जस्ट बाद, सब्जेक्ट के जस्ट बाद, ये वाला सब्जेक्ट के बाद नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट की जगह आ करके और इस पर प्रभाव दिखाएगा, और यह सब्जेक्ट के बगल ही आकर के प्रभाव दिखाएगा। दोनों में, इसीलिए दोनों को साथ मर्ज करके पढ़ा रहे हैं, इसको और उसको दोनों को साथ। जैसे यहीं लिख दें, आई माई सेल्फ, आई माई सेल्फ विल डू, विल डू इट, विल डू इट। यहाँ देखो यहाँ भी माई सेल्फ है और यहाँ हिम सेल्फ, अगर हिम सेल्फ की जगह यहाँ आई कर दो, अगर आई कर दो, आई डिड हिज, आई डिड माई, अब हिज नहीं लगेगा, क्या लगेगा, आई के अनुसार यहाँ माई लगेगा। यहाँ ही के अनुसार हिज लगा था, क्योंकि ही का ऑब्जेक्टिव के पोसेसिव केस हिज होता है। आई, ही, हिम, हिज, हिज तो हिज आ गया। तो ऐसे ही आई माई, आई डिड माई वर्क, वर्क हिम सेल्फ नहीं, माई सेल्फ, हिम सेल्फ नहीं बल्कि क्या, यही सब कहानी आपके यहाँ बनाएगा जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ। यहाँ आई है तो यहाँ माई सेल्फ आएगा, यहाँ ही है तो यहाँ हिम सेल्फ आएगा। जैसे वन, वन डिड, डिड यहाँ लिखेगा देयर, क्या लिख देगा, देयर वर्क, वर्क वन सेल्फ,
यहाँ देयर नहीं लग के बल्कि क्या लगेगा, वंस। क्या लगेगा, वंस। वन डिड वर्क, वन डिड वंस वर्क, वन डिड वंस वर्क हिमसेल्फ, वन सेल्फ। हाँ, तो वन सेल्फ दिया, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है, ये तो समझाने के लिए लिख दिए हैं कि वन के साथ वंस ही आएगा। अब बताओ, यहाँ आई और माई ये तो एडजेक्टिव है, आपको पता है। ये माई सेल्फ किसके विषय में बता रहा है, आई, और यहाँ भी माई सेल्फ। आई के बारे में। यहाँ प्रभाव ज़्यादा दिख रहा है, आई माई सेल्फ, आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, आई माई सेल्फ डिड दैट वर्क, आई माई सेल्फ, कहाँ लिखा, आई माई सेल्फ, आई डिड माई वर्क माई सेल्फ। तो यहाँ और यहाँ में बहुत अंतर है। यह प्रभाव वहाँ जाके तब इसके ऊपर दिखा रहा है, आई डिड माई वर्क माई सेल्फ, मैंने अपना कार्य अपने आप से किया। आई माई सेल्फ, यहाँ देखो दोनों में अंतर समझो। अंतर क्या, आई डिड माई वर्क माई सेल्फ, मैंने अपना कार्य स्वयं से किया है। ये यहाँ जोर कम पड़ रहा है, लेकिन यहाँ वाले में आई माई सेल्फ डू दैट वर्क, तो यानी मैंने अपना काम स्वयं किया है, तो यहाँ वाले पे जोर ज़्यादा पड़, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है और ये जोर डाल रहा है। ये भी जोर डालता है लेकिन उतना जोर नहीं डालता जितना इम्फैटिक प्रोनाउन डालता। तो इम्फैटिक प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जो बिल्कुल सेम वही जो यहाँ कंडीशन लिखे हो वही वहाँ रहेगा, कि यानी ये भी पर्सनल प्रोनाउन में ही क्या SELF लगाकर तथा SELVES लगा करके बनाए जाते हैं न। इम्फैटिक प्रोनाउन ज़्यादा जोर डालते हैं और कहाँ, सब्जेक्ट के जस्ट बाद उपयोग किए जाते हैं, जबकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के पर ही जोर डालते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। क्लियर। तो यहाँ ये वाला और ये वाला किसका काम कर रहा है, ये और ये दोनों के दोनों रिफ्लेक्सिव का काम कर रहे हैं। किसका, जबकि ये वाला इम्फैटिक का। किसका, इम्फैटिक का उदाहरण लिख लीजिए यहाँ, एक आध दो बोलो एग्जाम्पल इम्फैटिक का, एक दो और। यू योर सेल्फ, यू योर सेल्फ कैन सी इट, कैन सी इट। देखो यहाँ ये किसका काम कर रहा है, हाँ यहाँ ये कर रहा है इम्फैटिक का, एम्फैटिक प्रोनाउन, इम्फैटिक प्रोनाउन। तो अब क्लियर हुआ इम्फैटिक प्रोनाउन और इसमें, इसीलिए दोनों को एक साथ पढ़ा दिए। इम्फैटिक और इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं, अब ये अंत में लगता है, ये सब्जेक्ट के बाद। बोलो कहीं दिक्कत हो तो ठीक उतार लो। ये था आपका प्रोनाउन। अब प्रोनाउन में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, दो चार हम आपको बता दे रहे हैं। कक्षा 11 में सिंटैक्स करके एक टॉपिक पढ़ोगे तब वहाँ बताया जाएगा, अभी थोड़ा सा जान लो। ये न समझ गए कि नहीं, क्लियर। अब अगर मान लो इसका हमको, इसका अच्छा आप अगर समझ गए तो इसका बना के दिखाओ। इसका ये किस रूप में है, ये क्या है, माई सेल्फ, इम्फैटिक। यहाँ किसका काम है, इम्फैटिक प्रोनाउन है। अब आप इसका थोड़ा सा बनाओ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसी सेंटेंस को रिफ्लेक्सिव में बदलो। आई विल डू इट, बना लिए, आई विल डू इट माई सेल्फ। यानी देखो अगर हम इसको चाहें क्या बनाना, रिफ्लेक्सिव, तो आई विल डू इट और यहाँ लगा देंगे माई सेल्फ। यानी यहाँ जो माई सेल्फ है यहाँ वाला, या हिम सेल्फ जो है ये अपने आप, और जबकि यहाँ स्वयं, मैंने स्वयं इस कार्य को किया है, इसका मतलब है आई माई सेल्फ विल डू इट, मैंने स्वयं इस कार्य को किया है। देखो इस पर दबाव ज़्यादा पड़ रहा है, आई माई सेल्फ डू इट, मैंने स्वयं इसको किया है, ये है। यहाँ माई सेल्फ का मतलब है स्वयं, और यहाँ अगर यहाँ इसी को हम बनाना चाहें, जैसे इसी को हम लिखें तो आई विल डू इट क्या, माई सेल्फ। देखो अब यहाँ किसका काम ये कर दिया, ये अब रिफ्लेक्सिव का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ अब इसका अर्थ क्या होगा जानते हो, मैंने अपना कार्य, अब यहाँ अपने आप हो जाएगा, इसका मतलब अपने आप, हाँ अपने आप या खुद, और यहाँ स्वयं, यहाँ क्या होगा स्वयं। देखो उसमें
अरे कुछ अंतर नहीं है, थोड़ा सा दबाव इस पे ज़्यादा पड़ेगा। देखो उसमें दिया होगा, इसमें दबाव ज़्यादा पड़ेगा, उसमें दबाव कम पड़ेगा। अपने आप देखो, अपने आप यहाँ देखो मैं, ठीक। तो यहाँ का मतलब है अपने आप और यहाँ का मतलब स्वयं। इसमें दबाव ज़्यादा पड़ेगा, इसमें दबाव कम। एकदम क्लियर। इसीलिए इम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव को दोनों एक साथ पढ़ाए हैं मर्ज करके, ठीक। अब आपको दिक्कत ना हो, अगर अलग से वहाँ पढ़ा देते तो आप कहते कि सर जी उस हिसाब से पढ़ाइए। किससे? प्राइड से, PRIDE। तब बताओ, आई इम्फैटिक यहाँ है और रिफ्लेक्सिव यहाँ है, दोनों में बहुत अंतर हो जाता। और पहले इसको पढ़ लेते तो दोनों समझने में प्रॉब्लम होती। इसीलिए हम दोनों को एक ही जगह पढ़ाए हैं, छोड़ करके एक ही स्थान पे पढ़ा दिए, जिससे कन्फ्यूजन आपको न हो। क्लियर? ये था प्रोनाउन का बेसिक। आज प्रोनाउन आपका कंप्लीट हुआ। अब प्रोनाउन में थोड़ा सा एडवांस लेवल है, कुछ चीज़ें हम और आपको बता दे रहे हैं जो आपको जानना ही चाहिए। जैसे न 11 में पढ़ोगे आप, बहुत डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन थोड़ा बहुत फिर जान लो। कुछ प्रोनाउन ऐसे हैं, जैसे इसको मिटा दें। देखो, अगर किसी सेंटेंस में, ध्यान से सुनना, ये एडवांस है और यहीं से प्रश्न पूछता है कंपटीशन में, जो अब बताने जा रहे हैं। यहाँ भी पूछता है, ऐसी बात नहीं है कि वहाँ नहीं पूछता, लेकिन यहाँ से कुछ ज़्यादा पूछता है। अगर किसी सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यानी किसी सेंटेंस में, किसमें? सेंटेंस में, ये किसी सेंटेंस में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों आए हों, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों आए हों, और तीनों के तीनों ये सिंगुलर हों। कैसे हों? सिंगुलर हों। तो हम हमेशा ना सिंगुलर हों, तो ऐसी स्थिति में हम 231 के नियम का पालन करते हैं। 231 माने पहले सेकेंड पर्सन लगाएंगे, फिर थर्ड पर्सन लगाएंगे और फिर फर्स्ट पर्सन लगाएंगे। हाँ, धारा 231 का उपयोग करेंगे ना। सेकेंड पर्सन लगाएंगे, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। जैसे ही, एग्जाम्पल देखो, ही पहला है, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है, ये आपके किताब में भी दिया होगा, उसमें नीतू मैम वाले में देख लो। आई, यू एंड ही वर प्लेइंग, आई, यू एंड ही वर प्लेइंग। मैं इन द फील्ड, वर प्लेइंग इन द फील्ड। ये देखो, ये सही लिखे हैं कि गलत लिखे हैं? आई, यू एंड ही, ये सही लिखे हैं कि गलत? हाँ, एक चीज़ देखो, यू के विषय में समझ लो, अभी बता दे रहे हैं। अगर कोई सेंटेंस लिखे और सेंटेंस में आई और ही, देखो आई और ही दोनों किस रूप में आए? सिंगुलर में। तो हमेशा यू को भी समझा जाता है कि यू भी क्या है? सिंगुलर। अगर किसी सेंटेंस में आया हुआ, अगर ही आया है और आई आया है, तो यू को आपको, यू क्योंकि यू का सब सिंगुलर भी यू होता है, यू, यहाँ यू क्या है? सिंगुलर की। तो इस यू के साथ हमें सिंगुलर व्यवहार करना चाहिए। अगर ये ही और आई आया है तो इसको सिंगुलर समझ के सिंगुलर व्यवहार करना चाहिए। और अगर यहाँ और यहाँ पर प्लूरल आ गया है, यहाँ वी आ गया है, यहाँ दे आ गया है, तो ऐसी स्थिति में समझ लेना चाहिए कि यू भी जो है वो प्लूरल है। ठीक, यहाँ देखो वर लिखे हैं, तो कंफ्यूज मत होना कि सर जी ये तीनों सिंगुलर हैं तो यहाँ वर आपने क्यों लिख दिया। क्योंकि कितने व्यक्ति हैं? 3। और अंग्रेजी में एक से अधिक होने पर हमेशा प्लूरल वर्ब ही लगता है। राम एंड श्याम इज गोइंग टू कि आर गोइंग टू? आर गोइंग टू मार्केट। ठीक, तो आर लगेगा। बोलो, क्लियर? तो अब बताओ यहाँ गलती क्या है? फर्स्ट पर्सन भी आया है, सेकेंड पर्सन भी आया है, थर्ड पर्सन, और ये किस रूप में आए हैं? तो पहले क्या लगाओगे? सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन है कौन?
अब पता होना चाहिए कि सेकेंड पर्सन है कौन, यू। उसके बाद थर्ड पर्सन यू कामा ही एंड आई वर प्लेइंग इन द फील्ड। आपको ये गलत दिया रहेगा और आपसे कहेगा सही कौन सा है, यानी ये वाला गलत था, ये सही है। ठीक, दूसरा हम बता रहे हैं, आप बनाओ इसको बना के दिखा दो तो। चलो, यू आई एंड ही आर गोइंग टू मार्केट। बोलो। आई की जगह ही, हाँ, आई की जगह ही कर दें और ये आप समझ गए। यानी यहाँ कर लें क्या, यू ही एंड आई आर गोइंग टू मार्केट। बोलो कहीं दिक्कत हो तो। ठीक, ये है, ये अब सही हो गया। अगर कभी ये सोचो, अगर कभी मान लो दो ही लोग हों, इसमें तीन है, दो ही हो, मान लो ये थर्ड पर्सन हो ही ना, थर्ड पर्सन न हो, कौन कौन हो, फर्स्ट और सेकंड और फर्स्ट हो, तो 21 का नियम लगेगा। तब कौन सा नियम लगेगा, पहले दो तब एक, 21। अगर मान लो, ध्यान सुनो, अगर मान लो ये थर्ड पर्सन हो और फर्स्ट पर्सन ना हो तो 23 लग जाएगा। अगर मान लो, कुल मिला के काटते जाओ, जो बीच ऐसे ही लगेगा उसको हटा देना जो नहीं रहेगा। अगर मान लो फर्स्ट नहीं है तो 23 लगा, अगर मान लो सेकंड नहीं है 31 लग जाएगा। कोई दिक्कत, यानी एक ही नियम, ये सब मत रटना। 231 याद रहेगा तो वही से काम होगा, पहले सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा। बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो। लेकिन अगर ये सिंगुलर ना हो करके प्लूरल हो जाए तब क्या करोगे, इतना उतारो, तब प्लूरल वाला भी कहानी हम बता देते हैं। चलो ठीक, देखो, अगर मान लो है भैया, अगर ये सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों आए हों, और ये तीनों किस रूप में आए हों, प्लूरल रूप में आए हों। किस में, प्लूरल में आए हों, तो ऐसी स्थिति में किस नियम का उपयोग करते हैं, 123 के नियम का। 123, ठीक। अब 123 के नियमों का उपयोग करेंगे, ये आप बना लेना। अब तब 123 का मतलब यहाँ उल्टा हो जाएगा, पहले आएगा कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, उसके बाद सेकंड के बाद कौन सा, थर्ड पर्सन। ठीक, यहाँ देखो, जैसे हमको ये लिखना हो, दे कामा वी कामा एंड दे वी एंड यू आर गोइंग टू मार्केट, वही बना दे रहे हैं, आर गोइंग टू मार्केट। बस समझने के लिए समझ रहे हो आप, मार्केट। अब बताओ, अब ऐसी स्थिति में ना इस यू को समझा जाता है कि प्लूरल है, क्यों, क्योंकि ये और ये दोनों प्लूरल में आए हैं। अब बताओ, अगर ये तीनों हैं और आपको ये पता चल गया कि ये प्लूरल में है, तो प्लूरल में होने पर क्या लगाते हो, 123। तो फर्स्ट पर्सन कौन आएगा, पहले क्या लिखोगे, वी, फिर यू एंड, कामा यहाँ लगेगा, वी यू एंड दे आर गोइंग टू। एक और देख लो, जैसे वी वाला बोल दो, वी यू एंड दे, डायरेक्ट सही लिख दे रहे हैं, वी यू एंड दे हाँ, शुड नाउ गेट डाउन टू वर्क। हाँ, विल का पास्ट फॉर्म होता है वुड और शैल का पास्ट फॉर्म होता है शुड, आगे पढ़ेंगे। ठीक, ये
अब आप समझ गए। इसमें बहुत कहानी है भैया। अभी आएगा समबडी, समवन, नोबडी। जैसे बडी वाला ऐसे लगा रहेगा, क्या वन लगा रहेगा, बडी लगा रहेगा और थिंक लगा रहेगा, क्या थिंक। अब इनके पहले इनके ये हमेशा ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं, एक वचन। जैसे यहाँ क्या क्या लगा दे, कोई वर्ड। वर्ड मतलब कौन कौन वर्ड आएगा देख लो, कोई वर्ड हो। जैसे समबडी, समवन, समथिंग, नोबडी। देखो जैसे सम है, नो है, एनी है ना। देखो समवन, समबडी, समथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग। और एक और आ जाएगा, सम, नो, एनी। और बोलो कोई ऐसा सेंटेंस आप जानते हो, एवरी। हाँ एवरी भी लगा दो, एवरी, एवरीवन, एवरीबडी, एवरी। ये अगर आया, ये शब्द के साथ इन शब्दों के साथ वन, बडी और थिंक आया तो ये हमेशा क्या होता है, सिंगुलर। कैसा होगा, तो इनके साथ कौन सा वर्ब लगाओगे, सिंगुलर। ये आगे की कहानी है सिंटैक्स। कक्षा 11 में आप पढ़ोगे सिंटैक्स करके टॉपिक। क्लियर। आज आपका प्रोनाउन हुआ फिनिश। अब आप कक्षा 10 में जो भी प्रोनाउन है आप एक्सरसाइज करिएगा। जो नहीं आता, चाहे जैसा भी नहीं आता, आप आके पूछ सकते हो। डायरेक्ट आप वीडियो में भी पूछ सकते हो, वीडियो चल रहा है तब भी आप डायरेक्ट पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मुझको। आप कहीं से भी लाओगे, हाई स्कूल का अगर आप लाओगे तो हम बता देंगे। वीडियो चलता रहे तब भी आपको शर्म नहीं करना है, खड़े होके पूछ लेना है। ये नहीं देखना कि सर का वीडियो चल रहा है ख़राब होगा, कुछ नहीं ख़राब होगा। जब हमको दिक्कत रहती तब हम कहते कि ख़राब होगा ना। जैसे हमको डर रहता कि हम नहीं बता पाएंगे, तब हमको डर लगता। ठीक, हमको डर नहीं है, आप पूछो। आप जो भी एक्सरसाइज है उसको हल करके आओ, पूछो, नहीं आता हम बताएंगे। अगला हेडिंग डाल लीजिए एडजेक्टिव। ठीक, एडजेक्टिव करेंगे कल, विशेषण।